नमस्कार। देश प्रदेश के इस खास सेगमेंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक त्रिवेदी। सबसे पहले बात करते हैं सुदीक्षा भाटी, जिनकी मौत हुई है और उसकी वजह क्या रही, सड़क हादसा या फिर छेड़खानी, उसी से संबंधित हमारी ये रिपोर्ट है। अमेरिका के एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में पढ़ रही बुलंदशहर की सुदीक्षा भाटी सोमवार को एक सड़क हादसे में मारी गई। आरोप लग रहा है कि उनके साथ छेड़खानी की कोशिश हुई, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। लेकिन पुलिस ने दावा किया है कि इस मामले में तथ्यों को तोड़ा मरोड़ा गया है और इसमें छेड़खानी का कोई पहलू, कोई एंगल नहीं है। छेड़खानी के कोई सबूत नहीं, ये यूपी पुलिस का दावा है। सोमवार को 20 साल की सुदीक्षा बुलंदशहर के पास एक हादसे में मारी गई। वो नोएडा की टॉपर थी और पढ़ाई के लिए अमेरिका गई थी। परिवार का दावा है कि हादसा इसलिए हुआ कि मोटरसाइकिल चला रहे दो लोग उसे तंग कर रहे थे। लेकिन अब पुलिस का आरोप है कि छेड़खानी का आरोप मीडिया का ध्यान खींचने के लिए लगाया गया, ताकि बीमा मिलना आसान हो जाए। चचेरा भाई निगम भाटी जो था, उसने जो बयान शुरुआती दौर में दिया, उसमें न तो छेड़छाड़ की किसी घटना का उल्लेख था, बल्कि बस केवल इतना था कि सामने से ब्रेक लगने के कारण फिसल गया। फिसलने से मोटरसाइकिल गिर गई और बहन की चोट लगने से मौत हो गई। भाई ने एक तहरीर भी लिखी, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद उसने कहा कि जब परिवार वाले आ जाएंगे तो तहरीर देंगे, इसलिए अपनी तहरीर वापस ले ली। उसमें भी उसने किसी प्रकार की छेड़खानी या अन्य किसी विवाद की कोई न तो आशंका जाहिर की थी, न इस बात को बताया था। मंगलवार रात इस मामले में एफआईआर दर्ज हुई, यानी मौत के 36 घंटे बाद। इस एफआईआर में किसी छेड़खानी का जिक्र नहीं है, बल्कि एफआईआर में लापरवाही से ड्राइविंग और नियमों की अनदेखी के आरोप हैं। अब तक की जांच में और जो चश्मदीद है उसके बयान में कहीं से भी इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि किसी तरह का कोई छेड़खानी का प्रकरण था। बुधवार सुबह 15 से ज्यादा बुलेट मोटरसाइकिलें इस बुलंदशहर पुलिस स्टेशन में लाई गईं। उनके मालिकों से सवाल पूछे गए ताकि उनकी पहचान हो सके, जिन्हें इस हादसे के लिए जिम्मेदार बताया जा रहा है। बुलंदशहर से मनीष शर्मा के साथ अरुण सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। वहीं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के पिपराइच इलाके में एक 16 साल की नाबालिग लड़की ने छेड़खानी से तंग आकर आत्मदाह कर लिया। पुलिस ने छेड़छाड़ के आरोपी लड़के के माता पिता को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन लड़का अभी तक फरार है। लड़की के घर वालों का यह कहना है कि घटना के दिन लड़के ने लड़की को खेत में ले जाकर रेप करने की कोशिश की थी। गोरखपुर के पिपराइच में एक 16 साल की बच्ची जब भी घर से कोचिंग के लिए निकलती, एक शोहदा रोज रास्ते में उससे छेड़खानी करता। सोमवार शाम वो उसे गन्ने के खेत में खींच ले गया और रेप करने की कोशिश की। लड़की उसके चंगुल से बच निकली, लेकिन उससे तंग आके उसने खुद को आग लगा ली। उसे गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया गया, जहां उसकी मौत हो गई। बच्ची का बयान नहीं लिया जा सका क्योंकि वो अचेत अवस्था में थी। इसी क्रम में कल दोपहर 2:30-3 बजे के करीब बच्ची का देहांत हो गया। पुलिस ने आरोपी के पिता और उसकी माता दोनों को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। आरोपी की तलाश जारी है, शीघ्र ही हम उसे भी गिरफ्तार कर लेंगे। गांव के लोग बताते हैं कि रोज रोज की छेड़खानी से तंग आके बच्ची ने माँ बाप को इसकी जानकारी दी। माँ बाप इसकी शिकायत करने शोहदे के घर गए तो उसके माँ बाप ने उन्हें भगा दिया। पुलिस ने अब उन्हें भी पकड़ लिया है और माँ बाप के खिलाफ पॉक्सो एक्ट समेत कई आपराधिक दफाओं में मुकदमा दर्ज किया है। युवक बगल के ही घर का रहने वाला है और वो भी 18 वर्ष का एक नई उम्र का लड़का है, जिसका चाल चलन बहुत अच्छा नहीं बताया जा रहा है। इस प्रकरण में मुकदमा पंजीकृत होने के बाद पुलिस अग्रिम विधिक कार्रवाई कर रही है। सोचिए कोई बच्ची शोहदों से कितना तंग आई होगी कि उसने अपनी जान देना ही मुनासिब समझा, और वो भी इस दर्दनाक तरीके से। ऐसी घटनाओं से साफ लगता है कि अपराधियों में पुलिस का इकबाल जो है वो बहुत कम हो गया है। लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। और अब बात करते हैं कोरोना के असर की। कोरोना ने बहुत सारे संकट पैदा किए, लेकिन एक संकट की चर्चा बहुत कम हो रही है। गरीब बच्चे स्कूल छोड़ने को मजबूर हैं और उन्हें मजदूरी में लगाया जा रहा है। दरअसल इन बच्चों के पास पढ़ाई के लिए या तो स्मार्टफोन नहीं है, किन्हीं के पास या तो इंटरनेट की सुविधा नहीं है। ऐसे तमाम बच्चे हैं जो इस वक्त महरूम रह रहे हैं पढ़ाई से। यूपी से आलोक पांडे, प्रभात कुमार और अशोक कश्यप की आइए देखते हैं रिपोर्ट।
सहारनपुर से सोनभद्र तक कोरोना ने यूपी के बच्चों से भारी कीमत वसूली है। 4 महीने से स्कूल बंद हैं। बड़े निजी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की पढ़ाई ई माध्यम से शुरू हो गई है। यूपी सरकार भी छात्रों को पढ़ने की सामग्री मुहैया करा रही है, लेकिन गरीब घरों के लाखों बच्चों के लिए स्मार्टफोन या 4G इंटरनेट अभी भी एक सपना है। सोच रहे हैं सर, पढ़ाएंगे। जो बच्चों का भविष्य बने, क्या सोच रहे हैं? बच्चे पढ़ेंगे सर, जब भी तो आगे बढ़ेंगे। आपने क्या सोचा है? सोच रहे हैं, हमारे पास सर पैसा ही नहीं है, पैसा नहीं है, इसलिए हम मजबूर हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में 42 साल के मोहम्मद इलियास एक मिस्त्री हैं जो महामारी से पहले 10,000 रुपए महीने कमा लेते थे। अब वो अपने 12 साल के बेटे मोहम्मद चांद के साथ समोसे की दुकान चलाते हैं। अब कमाई घटकर महीने में 3,000 रुपए ही रह गई है। पहले उनका बेटा उर्दू माध्यम स्कूल में पढ़ता था, लेकिन अब 4 महीने से बेटे का समय पिता की मदद में गुजरता है। अभी तो फिलहाल मैं यही दुकान पे रहता हूँ, थोड़ा बहुत काम कर देता है। क्या मदद करते, क्या क्या काम करते हैं? मतलब पानी पुनी भर देता, सामान दे देता, दूसरे बाजार से सामान ला देता। हाँ, पढ़ाई लिखाई आगे सोच रहे करेंगे, पर पैसा वैसा नहीं, इसके लिए क्या करेंगे आगे पढ़ाई, पैसा नहीं है। 2011 के आंकड़ों के मुताबिक यूपी में देश के बच्चों की सबसे बड़ी आबादी है। महामारी की वजह से यहां शिक्षा के आंकड़े और बुरे होने वाले हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक यूपी के 2 लाख से ज्यादा स्कूलों में 60% सरकारी हैं, लेकिन ज्यादा बच्चे निजी स्कूलों में हैं। यूपी में 31 बच्चों पर 1 शिक्षक है, महाराष्ट्र में 22 बच्चों पर। यूपी में 5वीं के बाद 21.67% बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं। तमिलनाडु में यह दर 1.37% है। घूम फिर कर देखेंगे कि मुझ में कोई दोष है या नहीं। जब महामारी से राहत मिलेगी और स्कूल फिर खुलेंगे तो ये बच्चे कैसे छूटी हुई पढ़ाई पूरी करेंगे? सोनभद्र के विंधमगंज शहर में किताबों में डूबे रहने वाली 11 साल की सुप्रिया गुप्ता अब रेलवे स्टेशन के बाहर अपने पिता के छोटे से ढाबे में ग्राहकों को खाना खिलाने में मदद करती हैं। बीते 4 महीने उनके लिए बहुत भारी रहे हैं। वो एक निजी स्कूल में 5वीं की छात्रा हैं और पिता अजय गुप्ता की कमाई काफी कम रह गई है। दुकान पे हम अपने सारे काम कर रहे हैं, समोसा कर रहे हैं, जो भी गांव का उनको सामान दे देते हैं, जो कुछ मांगता है उसको दे देते हैं। अब लेबर नहीं है और अब तो गाड़ी भी नहीं चलती, इसलिए पापा लेबर को हटा दी, क्योंकि खाने का पूंजी नहीं तो उन लोग को कैसे दे सकते हैं। मैं डॉक्टर बनना चाहती थी, पर अब स्कूल ही नहीं खुला तो हम कैसे बन सकते हैं, और नेटवर्क ही नहीं चल पा रहा है, इसीलिए छोटे छोटे शहर में नहीं चल पा रहा है, और जो बड़े बड़े शहर में उसमें तो चल भी रहा होगा। ये तो मुझे खुद पता नहीं, अब मैं कैसे डॉक्टर बनूंगी। अब मुझे अपने ही साइंस से सब करना पड़ेगा। पहले बीच में हुआ कि ऑनलाइन पढ़ाई होगी, स्कूल बंद हुआ, भाई कोविड-19 की वजह से कोई कहीं जाएगा स्कूल में नहीं, और दूसरी तरफ की ऑनलाइन पढ़ाई होगा कैसे जब यहाँ नेटवर्क बढ़िया से बात नहीं हो पाता है, बढ़िया से कोई नेटवर्क का व्यवस्था नहीं है। नेट एकदम मालूम पड़ता है कि हम लोग 4G का पैसा देते हैं और 2G भी हम लोग को नहीं मिल पाती है। बहुत स्थिति खराब है। बच्चे पढ़े तो पढ़े कैसे? किसी को टीचर को बुला के पढ़ाना नहीं है घर में, आखिर वो पढ़ने जाएंगे कहाँ? कोविड-19 महामारी से पहले भी उत्तर प्रदेश में जो स्कूली बच्चों की ड्रॉप आउट दरें थीं वो काफ़ी ज़्यादा थीं, और अब जिस तरह के हालात बने हैं उससे यही लगता है कि आने वाले दिनों में जो यूपी की शिक्षा व्यवस्था है उस पर काफ़ी दबाव पड़ने वाला है। सहारनपुर से अशोक कश्यप और सोनभद्र से प्रभात कुमार के साथ आलोक पांडे, एनडीटीवी इंडिया। और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ की, जहां गोंडा थाना में बुधवार को बीजेपी विधायक और थाना अध्यक्ष के बीच जमकर विवाद हुआ। दरअसल अलीगढ़ के अगलास विधानसभा क्षेत्र के विधायक राजकुमार अपने विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के मामले को लेकर थाने पहुंचे थे, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का मामला बहुत ज्यादा बढ़ गया। आरोप है कि पुलिस ने विधायक जी के कपड़े फाड़ते हुए उनके साथ मारपीट तक की।
फरीदाबाद में घर में घुसकर दंपति के हाथ पैर बांधकर हत्या करने का मामला सामने आया। घटना जसाना गांव की है। पड़ोसी के घर के बाहर लगे सीसीटीवी में बाइक पर सवार 4 लोग बेखौफ होकर घर में घुसते हैं और 40 मिनट बाद हड़बड़ाहट में निकलकर भागते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। देहरादून में पुलिस की दरिंदगी का मामला सामने आया है। उत्तराखंड पुलिस के एडीजी जेल पर एक युवक को पीटने का आरोप लगा है। अब मामले की जांच की बात कही जा रही है। पुलिस की दरिंदगी के निशान इस नौजवान के शरीर पर आज भी मौजूद हैं। बिना एफआईआर उसे पुलिस चौकी में लाया गया और फिर पीटा गया। कहा जा रहा है कि पुलिस के एक एडीजी उस वक्त वहां मौजूद थे। मुझे 2-1 बजे के करीब कॉल आता है किसका? वो पीवीके जी का, प्रसाद सर का, कि आप कहाँ हो। मैंने बोला मैं बाहर हूँ। तो उन्होंने बोला कि आप अभी चौकी आ सकते हो। मैंने बोला क्यों? तो उन्होंने बोला मुझे आपसे कुछ 2-3 सवाल पूछने हैं, फिर आपको छोड़ दिया जाएगा। मैंने बोला मैं अपने पापा को ले आता हूँ। फिर बहुत प्यार से बुलाया कि 2 सवाल की बात है बेटा, तुम मेरे बच्चे जैसे हो, मैं भी नहीं चाहता तो कुछ हो वगैरह हो। तो मैंने सोचा हाँ चलो सही कह रहे हैं, चले जाते हैं, बात ही तो करनी है। बात करने गए, नाम वाम पूछा और फिर मारा बहुत मारा। वजह नहीं बताई, बस मारा। आपको बुलाया था तो आपने मैंने पूछने का मौका कुछ नहीं, बस जब मैं मार रहा था मुंह बंद करके कि चुप रह तू, हल्ला मचा, और मारा। कहाँ से मारा? डंडे से, फट्टे से और लात, घुसे, थप्पड़। बताया जा रहा है कि मारपीट निजी वजहों से हुई। पीड़ित के घर वालों ने पुलिस के बड़े अफसरों के साथ ही मानवाधिकार आयोग में भी शिकायत दर्ज करवाई। मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। इसमें जो भी एलिगेशंस लगाए गए हैं उसके बारे में एसपी टीम है वो जांच कर रही है और उनको बताया है कि सारे एस्पेक्ट्स को एग्जामिन करते हुए फिर अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगी और जो भी फाइंडिंग्स रहेंगी उस हिसाब से हम आगे कार्रवाई करेंगे। इसमें निजी मामलों को चौकी में इस तरह कानून अपने हाथ में लेकर निपटने की इस परंपरा को लेकर सवाल सिर्फ देहरादून में नहीं बल्कि पूरे देश में उठ रहे हैं। देहरादून से दिनेश मानसेरा की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और अब बात किसानों की बढ़ती परेशानी की। कर्नाटक की हम बात कर रहे हैं, जहां भारी बरसात से शिवमोगा में सब्जियों की खेती करने वाले किसानों की परेशानी काफी ज्यादा बढ़ गई है। पिछले हफ्ते हुई लगातार बारिश से किसानों का खासी नुकसान यहां पर उनको हुआ है। बाजार में तो सब्जियों के दाम बढ़ गए, लेकिन बादल फटने से खेत में सब्जियां सड़ गई हैं, जिसकी वजह से किसानों की कीमतें बढ़ने के बाद भी नुकसान उठाना यहां पर उनको पड़ा है। वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के सतना जिले के नागौर थाने में बारिश का पानी भर गया। हालत ये हुई कि रिकॉर्ड रूम में भी पानी भरा हुआ दिखा। बारिश के मौसम में यहाँ कुछ ऐसा ही हाल देखने को मिलता है, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया जाता। थाने परिसर में खड़ी गाड़ियां भी बरसात के चलते डूब गई, जिससे कई गाड़ियों को भी खासा नुकसान पहुंचा बताया जा रहा है। और रुक करते हैं अगली खबर का। गोरखपुर की रहने वाली प्रज्ञा मिश्रा के पिता एक मंदिर में पुजारी हैं। कोरोना महामारी के बीच लॉकडाउन के चलते घर की आर्थिक स्थिति जो है, माली हालत काफी ज्यादा खराब है। 6 महीने पहले हुए एक्सीडेंट में प्रज्ञा के घुटने में चोट लगी, जिससे वो चल नहीं पा रही थी। पिछले दिनों ट्वीट करके सोनू सूद को उन्होंने टैग किया और उनसे मदद मांगी। उसके बाद सोनू सूद ने प्रज्ञा से जो है पूरी उनके बारे में जानकारी ले ली और उसके बाद गाजियाबाद के इंदिरापुरम स्थित हॉस्पिटल के डॉक्टर से बात कर प्रज्ञा की वहां पर सर्जरी कराई गई। तो सर्जरी डन वेरी वेल और कल से हम इनको चलाना फिराना स्टार्ट कर देंगे एंड एक्सरसाइज